वेलकम बैक। आप देखें बन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही खास मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। नो कॉस्ट ईएमआई। ये जब भी आप खरीदारी करने जाते हो, किसी भी तरह का गैजेट ले रहे हो या किसी भी तरह का कंज्यूमर ड्यूरेबल ले रहे हो और ये नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी खरीदारी को लेकर ऑप्टिमिज्म बढ़ जाता है। फाइनेंशियल ऑप्शंस के तौर पर देखा जाए तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, लेकिन ये आपके लिए एक डेट का, एक कर्ज का ट्रैप भी हो सकता है। कैसे? मधुसूदन एकम्बरम, को फाउंडर सीईओ क्रेडिट बी के मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जीरो कॉस्ट या नो कॉस्ट ईएमआई, ये जो फंडा है इस पर लोग लपक लेते हैं। आप भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। सुविधाएं देखिए बहुत सारी होती है। अगर कोई बहुत ही हाई वैल्यू की खरीदारी हो तो उसको खरीदने में, उसकी पेमेंट में डेफरमेंट हो जाता है। आप आराम से अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको पे कर सकते हैं। साथ ही कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खर्चे पर भी ये सही बैठता है जहां तक आपकी जेब पर भारी पड़ने की बात है। हाई टिकट परचेसेस पे खासतौर से जो है ये काफी काम में आता है। इसके पीछे का गणित क्या है? चलिए शुरुआत इसी से करते हैं मधुसूदन जी। नो कॉस्ट ईएमआई जब कहा जाता है तो इसमें क्या क्या फ्रिल्स अटैच्ड हैं, क्या क्या नहीं है, ये समझाइए। सबसे पहले थैंक यू फॉर होस्टिंग मी और सारे दर्शकों को मेरा मेरा नमस्कार। देखिए क्या होता है कि ये नो कॉस्ट ईएमआई पहले तो कहाँ पे अवेलेबल है, एक एक छोटा सा मैं ये बोल देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज ये मैक्सिमम अपना इंटरनेट या ई कॉमर्स वेबसाइट्स में अवेलेबल रहता है, राइट। सो सेकंड थिंग इज वी वुड बेसिकली गो फॉर द पॉइंट ऑफ सेल जो बोलते हैं, जहाँ जैसे कि कोई अगर आप बाइक खरीद रहे हैं या कोई शॉप में जाके अपना वॉशिंग मशीन या कोई टीवी खरीद रहे हैं तो वो पॉइंट ऑफ सेल हो जाता है और वहां पे हमें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये काफी अफोर्डेबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वहां पे आपको ब्याज नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि शायद ये सेम प्राइस में हमें काफी महीनों के लिए ईएमआई बना के काफी सुविधाएं दे रहे हैं। बट इसमें थोड़ा बहुत ग्राहकों को थोड़ा जागरूक रहना पड़ता है फॉर वेरियस रीजंस। देखिए इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा हिडन चार्जेस जैसे सोचे कि एक प्रोसेसिंग फी जैसे ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम या वन टाइम कॉस्ट जैसे। अगर वो कॉस्ट को अगर ऐड करके देखेंगे तो वहां पे लग जाता है कि ये थोड़ा ज्यादा ब्याज लग गया है। ऑल्दो ऑन द प्रोडक्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो तो सेम रहेगा, बट जिसके ऊपर जो वन टाइम कॉस्ट या प्रोसेसिंग फी लगाते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत वैल्यू ज्यादा हो जाता है। सेकेंड चीज जो रहता है कि प्रीपेमेंट चार्जेस, मतलब अगर वो लोन को या वो इसको अगर जल्दी से हम लोग खत्म करना चाहते हैं तो वहां पे प्रीपेमेंट चार्जेस लग जाते हैं और वो भी काफी हेवी हो जाता है। इस इन सब के ऊपर थोड़ा टैक्सेस भी लग जाता है, जैसे जीएसटी। इंटरेस्ट अगर जब भरते हैं तो इंटरेस्ट में कभी जीएसटी नहीं रहता है, बट अगर वन टाइम कॉस्ट या प्रीपेमेंट कॉस्ट या फोरक्लोजर चार्जेस जो रहते हैं उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी लग जाता है। और थर्ड चीज क्या होता है, रिफंड पॉलिसीज या रिप्लेसमेंट पॉलिसीज जो रहता है वो जनरली फॉर ईएमआई प्रोडक्ट्स में थोड़ा कम रहता है। एज इन अगर मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ या उसके लिए मैं रिफाइनेंसिंग या रिफंड मांग सकता हूँ अगर वो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है एंड एवरीथिंग। बट जनरली जब ये नो कॉस्ट ईएमआई या ईएमआई प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं तो वहां पे थोड़ा ये सारे सुविधाएं थोड़ा कम रहता है, राइट। तो थोड़ा ग्राहकों को थोड़ा बहुत काफी केयरफुली ये डिसीजंस लेना पड़ता है। इन सब के बारे में वो लोग जाके वो दुकान से या ई कॉमर्स में जाके पूछे और उसको सही तरीके से समझे और उसके बाद ये सारे डिसीजंस ले। ये एक चीज हो गया। सेकेंड चीज क्या है कि कस्टमर्स को अपना कैश फ्लोस देखना पड़ता है, राइट। तो उनका खुद का कैश फ्लोस कैसा है, जस्ट बिकॉज ये अवेलेबल है बहुत आसानी से उसको जाके एक एक विंडो शॉपिंग जैसे जाके ना खरीदे। तो अपना कैश फ्लोस अपना बाकी ईएमआई हम लोगों का जो इनकम है, आमदनी है, वो सब देख के इसके ऊपर डिसीजन ले। ये मेरा एक छोटा सा राय है एंड सजेशन है टू द कस्टमर्स। बहुत अहम बात आपने कही यहाँ पर मधुसूदन जी। आपने कहा कि यहाँ पर अपफ्रंट जो है एक डिस्काउंट इंटरेस्ट कॉस्ट के तौर पर ऑफसेट कर दिया जाता है, लेकिन जीएसटी इंटरेस्ट पर जो है वो लगता है और वो कई बार लोगों को ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो मिस आउट हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा एक स्मार्ट तरीका नो कॉस्ट ईएमआई को इस्तेमाल करने का क्या हो सकता है? हिडन कॉस्ट तो आपने बता दी, क्या टेन्योर की, ड्यूरेशन की ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जहां पर मैं नो कॉस्ट ईएमआई का फायदा उठा सकती हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि
मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है मैं प्रोडक्ट उसी कीमत में खरीद रही हूँ जितनी कीमत में वो बिक रहा है। ठीक है, तो अब कोई टेन्योर का कोई फायदा, कोई स्ट्रैटेजी जहां पर मुझे अल्टीमेट कॉस्ट कम पड़े मेरे पॉकेट में और मुझे कुछ फायदा भी हो? हाँ, देखिए इसमें थोड़ा बहुत अगर आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर बहुत अच्छा है तो लॉट ऑफ प्लानिंग इसके ऊपर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा-सा एग्जांपल देके बोलता हूँ। लेट्स से कि एक आईफ़ोन खरीदना है, आजकल आईफ़ोन एक सवा लाख में बिकता है। लेट्स से लाइक फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ मैथमेटिक्स 1,20,000 में एक आईफ़ोन बिक रहा है। और उसमें अगर ये सारे हिडन चार्जेस वो सब देख के अगर क्लियरली वो नो कॉस्ट ईएमआई से ही मिल रहा है, यानी कि 1,20,000 का जो फ़ोन है, वो 12 महीने में 10-10 हज़ार रुपए पे करने से 1,20,000 ही भरना पड़ता है, तो एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो गया नो कॉस्ट ईएमआई का। अब इसमें क्या हो सकता है कि 2 ऑप्शंस है। मेरे पास ऑलरेडी 1,20,000 रुपए है, ये एक मान के चलिए। तो 1,20,000 रुपए मैं पहले ही दे दूँ और वो फ़ोन खरीद लूँ, या अगर मुझे थोड़ा बहुत प्लानिंग करना है, यही 1,20,000 को 10-10 हज़ार रुपए का ईएमआईज़ के द्वारा मैं 1 साल के लिए मैं इसको स्प्लिट कर लूँ। स्प्लिट करने के बाद बाकी जो भी पहले मंथ तो मैंने सिर्फ 10,000 पे किया, बाकी जो 90,000 है, वो अगर मंथली एफडी स्कीम में अगर मैं डिपॉज़िट कर दूँ, तो मुझे उससे इंटरेस्ट इनकम भी आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो लास्ट 10,000 है, वो 12वें महीने में पे करना पड़ता है। अगर वो 12वें महीने तक मैंने वो 10,000 को मैंने एफडी कर दिया और एक 11वें महीने तक और एक 10,000 को मैंने एफडी कर दिया, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट इनकम जो रहता है, वो आ सकता है और ओवरऑल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है, वो मेरे लिए कम हो जाएगा। तो अगर बहुत ही अच्छे से फाइनेंशियली प्लान करें, तो ये प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं और इसके ऊपर हम लोग अच्छा अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स लगा के थोड़ा पैसा भी बचा सकते हैं या पैसा बना भी सकते हैं। तो ये इसका एक सुविधा रहता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि देखिए आजकल का जेन ज़ी या आज कोविड के बाद मोर और लेस राइट? मोर और लेस कोविड के बाद लोगों का जो नज़रिया है ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन द लाइफ़स्टाइल स्पेंडिंग, वो थोड़ा बहुत काफ़ी चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पे जेन ज़ी जो बोलते हैं या उनका जो ख़यालात है दैट इज़ गोइंग मोर टुवर्ड्स लाइफ़स्टाइल नीड्स। लाइफ़स्टाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका अटेंशन रहता है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस। राइट? तो इसमें पीपल वांट टू बाय एवरीथिंग फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ़स्टाइल। जो पहले क्या होता था कि लोग सेव करते थे। सेव करके उसके बाद खरीदते थे। दैट वाज़ लाइक सेव नाउ एंड बाय लेटर। अभी क्या होता है कि बाय नाउ एंड पे लेटर जो होता है, वहाँ पे यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है, वो बहुत पहले ही मिल जाता है हाथ में। अगर सारे हिडन चार्जेस इन सबको समझ के अगर अच्छे से अगर इसका सुविधाएँ उठाए तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा भी बच सकता है और यूटिलिटी भी बहुत जल्दी आ जाता है उस प्रोडक्ट का। तो इन दैट वेज़ इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गो फॉर सच प्रोडक्ट्स। प्रोसेसिंग फीस, आपके क्रेडिट लिमिट पर इम्पैक्ट, पोटेंशियल पेनल्टीज, इन सब का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा अगर नो कॉस्ट ईएमआई जैसी किसी भी सुविधा का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाई टिकट परचेसेस जहां पर आप अपफ्रंट पेमेंट नहीं कर सकते, इस्तेमाल करने के लिए ये एक सहूलियत है, लेकिन साथ ही रीपेमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। मधुसूदन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने बहुत काम की बात दर्शकों को बताई है और आगे उनकी ज़िंदगी कर्ज तले ना बीते, कैसे इसका ख्याल रखा जाए, इसके लिए आपने हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।